नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले हम लेसन नंबर 1 समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हमने सी भाषा के परिचय को अच्छे से जाना। यदि आपने वो चैप्टर नहीं सीखा, वो चैप्टर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उस चैप्टर को सीख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है, यानी कंप्यूटर को जो बातें हम बोलते हैं, जो बातें हम कहते हैं, उनका एक समूह क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर को हम कोई भी बात कहते कैसे हैं या बोलते कैसे हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ कोडिंग लिखी जाती है, कुछ बातें लिखी जाती हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर हमारी बातों को समझता है। और उन निर्देशों को जो हम कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको चलाता है और उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। तो जो निर्देश कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। निर्देशों को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और ये निर्देश कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं उसका देने का कारण होता है कंप्यूटर से कार्य कराना, यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही कंप्यूटर कार्य करता है। और इन निर्देशों को देने का माध्यम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है। जैसे कि हम अपने कोर्स के अंदर सीख रहे हैं सी भाषा। सी भाषा क्या है? सी भाषा कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है जिसके द्वारा वह बातों को समझता है। तो अब हम सीख रहे हैं कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट यूज होते हैं, यानी कौन कौन से निर्देश यूज होते हैं, किस तरीके से हम निर्देशों को यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शनों का ग्रुप या इंस्ट्रक्शनों का समूह। जब कोई एक प्रोग्राम बन जाता है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को इकट्ठा करके देते हैं, तो वो किस प्रकार से चलता है, यानी किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं एक साधारण प्रोग्राम की बात करूं, तो साधारण प्रोग्राम में जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं, यानी जो बातें लिखी हुई हैं, वो सीरियल वाइज एग्जीक्यूट होगी, यानी सीरियल वाइज पढ़ी जाएगी। कंप्यूटर के पास जो कंप्यूटर का कंपाइलर होता है, यानी कंप्यूटर का जो अपना प्रोग्राम होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, जो कंप्यूटर के अंदर लिखे हुए प्रोग्रामों को लाइन बाय लाइन क्रम से पढ़ता जाएगा, सीक्वेंसली पढ़ता जाएगा। तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वेंसली होता है, यानी एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, इस तरीके से नीचे तक वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कंप्यूटर का प्रोग्राम किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर का प्रोग्राम किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट का अर्थ है चलना, किस प्रकार से वो प्रोग्राम चलता है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि कंप्यूटर का प्रोग्राम किस प्रकार से चलता है, तो आपको उसका आंसर देना है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम सीक्वेंसली चलता है, यानी क्रम से चलता है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस प्रकार से होता है, यानी उसकी एग्जीक्यूट होने की प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्रोग्राम, ऊपर से नीचे की साइड में लिखा हुआ है प्रोग्राम। अब ये पूरा एक प्रोग्राम है, इसको मैं तोड़ूंगा एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको अलग अलग कलर दिया हुआ है ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। अब देखिए, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एक बार रन होगा, उसको कुछ भी बाकी नहीं करना, एक बार बस रन होना है। तो वो दिया है मैंने पार्ट 1 को, जो वाइट कलर से है, कि पार्ट 1 जब आपका प्रोग्राम चलेगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो एक बार इसको पढ़ेगा कंपाइलर, यानी इसको एक बार चलाएगा पार्ट 1 को। उसके बाद पार्ट 2 के सामने आप देखेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब बार बार किसी चीज़ को दोहराना, है ना। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड ऐसा भी हो सकता है जो बार बार दोहराया जाए, जिसको बार बार रिपीट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 3 और 4, दोनों एक ही पार्ट हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा वो आपके डिसीजन के ऊपर होगा, यानी आप पहले डिसीजन लेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम को, उसके बाद अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, आप लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद ही अपने कार्य को
करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही कार्य को बार बार करना होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिपीटेशन, यानी ये प्रोग्राम हमारे रिपीट होने वाले हैं। जैसे हम अपने जीवन में, जैसे हम डेली सांसें ले रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली सांसें हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिपीटेशन है। यानी बार बार हम एक ही काम को दोहरा रहे हैं ना, बार बार सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना, तो ये क्या है, रिपीटेशन। ये भी हमारा एक प्रोग्राम का पार्ट है। कुछ चीज़ें हम डिसीजन के ऊपर करते हैं, जैसे हमें खाना खाना है तो हम खाने को खाने से पहले चेक करते हैं कि क्या ये मुझे पसंद है, या क्या ये मुझे अच्छा लगेगा, या क्या ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है। यानी हम पहले उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यदि खाना हमारे लिए हेल्दी है, हमको फ़ायदा देने वाला है, तो हम उसको खा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में एग्जीक्यूट विद कंडीशन, यानी कंडीशन के ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना होता है, कंडीशन को हमें देखना होता है। सपोज करिए आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो घूमने के लिए जब आप जाएंगे आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सपोज करिए आपके घर पे जो आपका व्हीकल था, यानी आपके बाइक या आपकी कार जो भी थी, वो आपके पिताजी ले गए, कहीं चले गए घूमने के लिए, यानी आपके पास जाने के लिए कोई साधन इस समय उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप कंडीशन देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है। इस समय कंडीशन क्या बन रही है कि आपके पास व्हीकल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं जाएंगे, यानी कंडीशन आपकी जाने की नहीं है। और यदि आपको व्हीकल मिल जाता है, यानी आपको कोई भी साधन मिल जाता है, तो कंडीशन आपकी जाने की हो जाएगी। यानी कुछ कामों को हम करते हैं कंडीशन के ऊपर, पहले हम कंडीशन को देखते हैं, तब हम उस काम को करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो भी एग्जीक्यूट होता है। मैंने बताया कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको कुछ नहीं करना होता, सिंपल बस एग्जीक्यूट होना है, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है ना, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई रिपीटेशन नहीं करना। तो इस प्रकार का पार्ट्स नॉर्मल होता है, उसको बस एक बार चला दिया जाता है। उसके बाद उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होनी है। उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जीक्यूट तो होंगी, लेकिन पहले डिसीजन लेंगी। जब डिसीजन हो जाएगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। और उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है। और कंडीशन हमारी दो होती है, ट्रू और फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम रन करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये तीनों जो मैंने आपको बताया, रिपीटेशन, एग्जीक्यूट विद डिसीजन, एग्जीक्यूट विद कंडीशन, ये तीनों मिलके एक प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी ये हमारे पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं या जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करके रखते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल के अंतर्गत ही रन होता है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी इन स्ट्रक्चर को अगर हमें बनाना है, यानी अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कुछ रिपीट कराना है, या कोई डिसीजन लेना है, या कंडीशन चेक करनी है, तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और नंबर 2 होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, नंबर 3 होता है इंटरेक्शन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट, और नंबर 4 होता है जंपिंग स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। यानी किसी भी प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके अंदर हमें यदि कोई डिसीजन लेना है, कोई सिलेक्शन करना है, कोई चीज़ रिपीट करनी है बार बार, या आपको गो टू यानी जंपिंग करनी है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के ऊपर आपको शिफ्ट होना है, तो ये सब कार्य करने के लिए हमें यूज़ करना होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। और इन कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा ही हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कंट्रोल स्टेटमेंट को किस प्रकार से कार्य करते हैं और कैसे होते हैं, कैसे हम इनको प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं, समझेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समझेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और नंबर 3 होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और नंबर 4 होता है एल्स इफ एडर स्टेटमेंट। ये 4 प्रकार के स्टेटमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। यानी इन चारों प्रकार से हम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। यानी जब हमें कंप्यूटर से कोई भी कार्य कराना है और उस समय हमें कोई डिसीजन लेना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और ये 4 प्रकार हैं जिनके द्वारा हम डिसीजन को अच्छे से
ले सकते हैं। तो समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे इफ स्टेटमेंट को। आप देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन यदि सत्य हो जाती है तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ब्लॉक के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको चला दिया जाएगा। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है सिंटैक्स। सिंटैक्स का यहाँ पे अर्थ होता है जिस प्रकार से मैथ के अंदर, गणित के अंदर फॉर्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग के अंदर भी फॉर्मूला या सूत्र होते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग भाषा में सिंटैक्स बोलते हैं। और जिस प्रकार से मैथ में सूत्र को लिख दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे वैल्यू को पुट कराना होता है सूत्र के अनुसार, इसी प्रकार से यहाँ पर स्टेटमेंट को पुट कराना होता है सिंटैक्स के द्वारा। किस प्रकार से देखेंगे, इफ में मैंने आपको बताया कि ओनली एक कंडीशन होती है, केवल एक कंडीशन होती है। यदि वो ट्रू होगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यदि वो ट्रू नहीं होगी तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटैक्स को देखेंगे, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ, उसके बाद कंडीशन ब्रैकेट के अंदर, यानी हमारी जो भी कंडीशन है उसको हम डालेंगे इस ब्रैकेट के अंदर और नीचे उसके बाद ब्रैकेट लगे हुए हैं। ये ब्रैकेट सेम ऐसे ही रहेंगे, यानी जितना ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो सेम एट इज ऐसे ही रहेगा। और जो वाइट कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, तब आपका जो इस ब्लॉक के अंदर ये लिखा हुआ है, यानी जो भी आपने लिखा हुआ है कि इस कंडीशन के सत्य होने के बाद क्या करना है, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन सत्य नहीं होती तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी वो नहीं चलेगा। साइड में आप देखेंगे ब्लू कलर की एक स्क्रीन है जो आपका सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, उसकी स्क्रीन ली हुई है। और यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है सी भाषा में, जिसमें पहली लाइन लिखी हुई है हैज इंक्लूड studio.h। आपने कंप्यूटर की लैब के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से जानते होंगे कि हैज इंक्लूड studio.h हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो हेडर फाइल है studio.h, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यानी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन काम करेंगे वो इस हेडर फाइल के द्वारा ही कार्य करेंगे। यानी इस हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ इनपुट करेंगे, कुछ आउटपुट निकालेंगे, तो उसको हमें करने के लिए लाइब्रेरी की फाइलें चाहिए। और उन फाइलों को लेके कौन आएगा, उन फंक्शंस को लेके कौन आएगा, उनको लेकर आएगा आपका studio.h। उसके बाद नीचे हमने मेन फंक्शन लिखा void main, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल किस प्रकार का है, इंटीजर टाइप का। इससे पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप क्या होता है और हम किस प्रकार से वेरिएबल को बनाते हैं। यदि आप नहीं जानते कि किस प्रकार से वेरिएबल को बनाया जाता है, वेरिएबल क्या होते हैं, तो इससे पहले की वीडियो आप जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट यानी इंटीजर और वेरिएबल लिया a, यानी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है a और उसके अंदर वैल्यू कितनी है, उसके अंदर वैल्यू है 12 यानी 12। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपका इफ स्टेटमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आज साइड में आपको दिख रहा होगा। इफ स्टेटमेंट के अंदर देखिए, आप इस सिंटैक्स में देखिए, यहाँ पे इफ सेम ऐसे लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर भी, और ब्रैकेट्स भी ऐसे ही हैं। जहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी कि a छोटा है किससे, 16 से। यदि ये बात सत्य होती है, a छोटा होता है किससे, 16 से, तो क्या होगा कि इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रिंट कर दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए आप, a की वैल्यू कितनी है, 12, 12 है, यानी a का मान कितना है, 12। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि a छोटा होना चाहिए किससे, 16 से, तो a क्या है, a 12 है, और 12 16 से छोटा है या नहीं है, आप बताइए। 16 से छोटा है ना ये, हाँ 12 छोटा होता है किससे, 16 से। तो जब ये छोटा होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपकी ट्रू होगी। और मैंने बताया कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब वो चलेगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एफ, यानी फाइल को प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इज लेस देन 16, यानी a किससे छोटा है, a 16 से छोटा है। आई होप आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इफ स्टेटमेंट में आपको इतना याद रखना है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन को जांच सकते हैं, एक ही कंडीशन के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं।
यदि हमारे पास 2 कंडीशन आ जाए जांचने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 कंडीशन हो, 2 कंडीशन को हम किस तरीके से पहचानें। या आप लोग जब एटीएम पर पैसे निकालने के लिए जाते हैं, एटीएम पर आप लोग गए, आपने अपना कार्ड लगाया वहाँ पे एटीएम के अंदर, उसके बाद जो प्रोसेस करनी थी वो आपने की। यदि एटीएम के अंदर पैसे हैं तो पैसे आपके निकल जाएंगे, और यदि उसके अंदर पैसे नहीं हैं तो क्या बताएगा वो, आपको मैसेज देगा कि बैलेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन एक ही लगी हो, वहाँ पे केवल इफ़ ही यूज़ किया हो, इफ़ के अंदर क्या होगा कि यदि पैसे हैं तो पैसे निकाल के दे दो, और यदि पैसे नहीं हैं तो दूसरी तो कोई कंडीशन नहीं है। इफ़ तो अकेला काम नहीं करेगा ना, क्योंकि इफ़ के पास तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करने का एक क्राइटेरिया होता है। इफ़ केवल एक ही कंडीशन को चेक करता है, लेकिन हमारे पास कंडीशन कितनी हो रही है, हमारे पास कंडीशन हो रही है 2। यदि कंडीशन ट्रू है, यदि एटीएम के अंदर पैसा है तो पैसा निकले, और यदि एटीएम के अंदर पैसा नहीं है तो यूजर को मैसेज जाए स्क्रीन के ऊपर कि बैलेंस अवेलेबल नहीं है। और यदि दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती, केवल एक ही कंडीशन है कि, तो एटीएम पर जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा और खड़ा रहेगा बहुत देर तक, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ना, एटीएम के अंदर बैलेंस है या नहीं है, या उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है। तो इसलिए यदि हमारे पास 2 कंडीशन है, हमें 2 कंडीशन को जांचना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं 2 कंडीशन के लिए, यानी एक कंडीशन अगर सत्य नहीं होती तो जो दूसरे वाली है वो सत्य होनी है, यानी दूसरे वाली को हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है। देखेंगे किस प्रकार से, देखिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा इफ़ का सिंटैक्स दिया हुआ था, इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ के बाद ब्रैकेट में कंडीशन, और ब्लॉक के अंदर क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट, यानी जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक, और यदि ये कंडीशन सत्य नहीं होती, ये ट्रू नहीं होती, तो क्या होगा उस केस में, ये अंदर वाला तो ब्लॉक नहीं चलेगा। उस केस में क्या होगा, कंपाइलर सीधा यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब, यानी आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये ब्लॉक छोड़ के कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा एल्स के पास, और एल्स के ब्लॉक में जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जो उदाहरण मैंने आपको अभी दिया कि यदि अमाउंट नहीं है एटीएम के अंदर तो मैसेज आएगा नीचे वाला, यानी ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, अमाउंट नहीं है, तो नीचे वाला मैसेज यूजर को मिल जाएगा। और जैसे ही यूजर को मैसेज मिलेगा तो यूजर समझ जाएगा कि एटीएम के अंदर पैसा अवेलेबल नहीं है, अब मुझे अपना कार्ड वहाँ से निकाल के किसी और एटीएम के ऊपर ट्राई करना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है साइड में, यहाँ पर इंटीजर के अंदर, पहले की लाइन में पहले बता चुका हूँ आपको, सेम वही है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हमने a, और उसके अंदर हमने वैल्यू डाली 8 यानी 8। a के पास कितनी वैल्यू है, a के पास है 8। एक वेरिएबल होल्ड लिया हमने b भी किस प्रकार का है, b भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और b के अंदर क्या है 6। अब हम चेक कर रहे हैं इफ एल्स के द्वारा। सबसे पहले हमने इफ लिखा, देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर सिंटैक्स लिखा हुआ है इफ, इधर भी इफ लिखा हुआ है, और जहां पर कंडीशन लिखा हुआ है वहां पे हमने क्या डाल दिया कि a बड़ा है किससे, b से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिखा है a इज ग्रेटर देन b, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती उस केस में क्या होगा, उस केस में ये प्रिंट नहीं होगा, सीधा नीचे एल्स वाला प्रिंट होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, b इज ग्रेटर देन a, यानी अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो b इज ग्रेटर देन a होना ही होना है। तो देखते हैं a के पास क्या है, a के पास है 8, और b के पास क्या है, b के पास है 6। तो क्या a बड़ा है b से, भाई a के पास 8 है और b के पास 6 है, तो क्या 8 बड़ा है b से, a के पास 8 है b के पास 6 है, तो सीधी सी बात है कि a तो बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और जब ये ट्रू हो गई तो ये ऊपर वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये a इज ग्रेटर देन b चल जाएगा, और जब ये चल जाएगा तो नीचे वाला नहीं चलेगा, केवल एक ही स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि ऊपर की कंडीशन ही ट्रू मिल गई तो उसको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमारा नंबर 3 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट,
ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों है, क्या इसका यूज है, क्यों इसको बनाया गया? जब किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर या एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिया जाता है तो उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। हमारे पास एक कंडीशन का समाधान आ गया, यदि एक कंडीशन चेक करनी है तो हम इफ यूज करेंगे, और यदि हमें दो कंडीशन चेक करनी है तो हम इफ एल्स यूज करेंगे। लेकिन अगर दो से भी ज़्यादा कंडीशन आ जाए उस केस में क्या करेंगे? उसके लिए समाधान है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी हम इफ के अंदर फिर से इफ यूज कर सकते हैं या एल्स के अंदर हम फिर से इफ यूज कर सकते हैं। हम जितनी चाहें उतनी कंडीशन बना सकते हैं। देखते हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है इफ और इफ के बाद कंडीशन, यानी सेम जैसे हमने इफ के अंदर यूज किया था वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन को यूज करना है। लेकिन आप देखेंगे कि ये इफ यहां से लेके और यहां तक है, नीचे तक। ये कलर वाइज आपको दिखा भी रखा है, व्हाइट ब्रैकेट यहां से ओपन हुआ है और यहां पर क्लोज हुआ है। यानी इस इफ का जो रेंज है वो यहां से लेके यहां तक है, नीचे तक है। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक और इफ है, यानी एक और कंडीशन चेक होगी। एक कंडीशन तो यहां पर चेक हो गई, दूसरी कंडीशन यहां पर चेक हो गई। और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और यदि ये कंडीशन पूरी ही ट्रू नहीं होती तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। यानी यहाँ पर कितनी कंडीशन आ गई? यहाँ पर आ गई आपकी 4 कंडीशन। तो इस प्रकार से हम 2 या 2 से अधिक जितनी चाहें उतनी कंडीशन को नेस्टेड इफ एल्स से सोल्व कर सकते हैं, उनको चेक किया जा सकता है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भरते हैं या राशन कार्ड बनवाने के लिए भरते हैं, तो वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को, यदि आपका फॉर्म पहले से ही फिलअप है, पहले से ही भरा हुआ है, तो कंप्यूटर अपने आप बता देता है कि ऑलरेडी आपने वो फॉर्म फिल किया हुआ है। ये सब कैसे करता है? वो आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको मैच करता है अपने डेटाबेस के अंदर कि ये यूज़र पहले से अवेलेबल है या नहीं है। आपके नाम को, आपकी डेट ऑफ बर्थ को, आपके आधार कार्ड नंबर को या आपके फ़ोन नंबर को, इस तरीके से 3-4 चीज़ों को मैच करता है। यदि सभी चीज़ें सेम मिलती हैं तो यानी ये यूज़र पहले से ही वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, यानी वो पहले से ही वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से हम 2 या 2 से अधिक कितने भी कंडीशंस चेक कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा। देखते हैं उदाहरण से कि किस प्रकार से इसका हम यूज़ करते हैं। साइड में प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोग्राम कार्य कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर, एक्स के अंदर आपका 15 नंबर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? 15 है। और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है एक्स को हम चेक करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमने दिया कि एक्स बराबर है किसके? 15 के, यानी एक्स की वैल्यू यदि 15 के बराबर है तो क्या करना है? अंदर आ जाना है। यदि ये कंडीशन सत्य होती है तो आना है आपको इस ब्लॉक के अंदर, और यदि ये कंडीशन सत्य नहीं होती तो आपको जाना है दूसरे ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स छोटा है किससे? 17 से। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। और यदि इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो फिर फाइनली ये वाला स्टेटमेंट आपका चलेगा। यानी यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस को चेक किया जा रहा है। जो भी कंडीशन आपकी सही पाई जाएगी, जो भी कंडीशन ट्रू होगी, उसी के अंदर जो ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो भी लाइन लिखी हुई है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम नेस्टेड इफ एल्स के द्वारा 2 या 2 से अधिक कंडीशंस को चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आई होप आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड इफ एल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 हमारा क्या है? नंबर 4 है हमारा एल्स इफ एल्डर स्टेटमेंट। इसको क्यों बनाया गया? क्या इसकी आवश्यकता हुई? हमने एक कंडीशन चेक कर ली, 2 कंडीशन चेक कर ली, 2 या 2 से अधिक जितनी भी कंडीशंस हैं उनको चेक कर लिया। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों इसको बनाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, है ना? प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ रही होंगी जो उन तीनों से काम नहीं चल रहा होगा। इसलिए हमने बनाया एक नया स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसका नाम है एल्स इफ एल्डर स्टेटमेंट।
चलिए जानते हैं इसको, ये किस प्रकार से कार्य करता है। यदि एक से ज़्यादा कंडीशन बनानी पड़े तब वहाँ पर इफ एल्स या इफ एल्डर या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी आप लोगों ने जो पीछे सीखा इफ एल्स, उसका भी उपयोग कर सकते हैं और हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट ऐसे दे दिए जो सेम कार्य करते हैं, यानी सेम कार्य करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, उनका लिखने का सिंटैक्स अलग अलग है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। सिंटैक्स देखेंगे सबसे पहले इसका। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ के अंदर पहली कंडीशन है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नीचे आके चेक होगा। यहाँ पर कंडीशन 2 में कंडीशन 2 यदि ट्रू होती है तो इसका ब्लॉक चलेगा, और यदि ये कंडीशन भी आपकी सत्य नहीं होती तो उसके बाद कहाँ पे आएगा, उसके बाद नीचे आएगा। इस प्रकार से आपकी जितनी भी कंडीशन है, 2-3 नहीं, अनगिनत कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 40, 50, जितनी भी कंडीशंस हैं सबको हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको अपना रिजल्ट देखना है, वेबसाइट पे जाकर रिजल्ट देखते हैं ना, इतने बच्चों का रोल नंबर होता है डेटाबेस के अंदर, तो सभी बच्चों का रोल नंबर देखना पड़ता होगा ना कंप्यूटर को, तो इतनी सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती होगी, है ना। अब इतनी सारी कंडीशन जब वहाँ पर बनेगी तभी तो चेक होगी। यदि हमें बहुत सारी कंडीशंस बनानी है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें एल्स इफ एल्डर स्टेटमेंट को उपयोग में लाना होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है और उसके लिए हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा बार बार। तो जितनी भी हम चाहें 10, 20, 40, 50 उतने स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हमें 2 लाख या 3 लाख स्टूडेंट का डेटा चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे, इतना कोड थोड़ी ना लिखेंगे बार बार, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। उसका भी समाधान है, उसका समाधान आगे आएगा जब आपके लूप चलेंगे, वहाँ पे हम बहुत छोटे से कोड में ही बहुत बड़ा काम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा, एक कोड के द्वारा। साइड में कोड लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू डाली है 43। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या x बराबर है 25 के। 43 तो बराबर नहीं होता 25 के, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, ये आपकी फॉल्स है, तो ये आपका नहीं चलेगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे दूसरी कंडीशन आ गई कि क्या x बराबर है 43 के, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट क्या होगा, x इज 43, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपको बताया था कि कोड सीक्वेंस में चलता है नीचे तक। फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे आगे कि क्या x बराबर है 76 के, नहीं है बराबर, तो ये भी आपका रन नहीं होगा। उसके बाद फाइनली नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या इसको प्रिंट करेंगे, आप लोग बताएंगे क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तब काम करेगा, एल्स तब काम करता है जब ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। लेकिन ऊपर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो अब ये वाला काम नहीं करेगा। आई होप आपको एल्स इफ एल्डर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंप्लीट किए, और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। चारों के चारों प्रकार हमने अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं। यदि अभी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो की अपडेट होगी वो हम उसके ऊपर डालते रहते हैं। आप समय से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्यूटर को, केवल पास होने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि कंप्यूटर ने आज पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया हुआ है। जहाँ पर आप देखेंगे वहीं पे डिवाइस काम कर रही है, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम कर रही है, रोबोट काम कर रहे हैं, कंप्यूटर काम कर रहा है। ये आप लोग खुद से देख लीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है, जिस मोबाइल के अंदर आप देख रहे हैं वो भी क्या है, कंप्यूटर के द्वारा ही दिया हुआ है ना। तो अपनी नॉलेज के लिए सीखिए, पास तो होना ही है, वो तो कंपलसरी है, उसको तो होना ही है हमें, लेकिन आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के ऊपर ही हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है। और हार्डवेयर की एक लिमिटेशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कोई लिमिटेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर आए दिन नए नए ऐप आपके लिए बनती रहती हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो फील्ड है वो काफ़ी वाइड है। ठीक, अब समझते हैं आगे है हमारा नंबर 2 पे सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, ये किस लिए बनाया गया है, इसको जानते हैं।
अभी तक हम कंडीशन चेक कर रहे थे, वहाँ पर भी कंडीशन थी, यहाँ पर भी कंडीशन है। जब कुछ चीज़ों से हमारा कार्य नहीं होता तो उसके लिए कुछ नया इनोवेशन किया जाता है, कुछ नई चीज़ें बनाई जाती है। जैसे हमें कहीं पे जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हमें तेज़ी के साथ जाना है, कम समय में जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम साइकिल यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद साइकिल से भी काम नहीं चलता तो हम बाइक यूज़ करते हैं, और जल्दी जाना है तो, है ना। और यदि हमें 2 या 2 से अधिक पर्सन जा रहे हैं, बाइक से भी काम नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, हम कार से जाएंगे, कार से भी नहीं चल रहा तो बस से जाएंगे। यानी नए नए इनोवेशन किए हुए हैं कंडीशन के ऊपर। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग के अंदर भी नए नए स्टेटमेंट बनाए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी जब हमें किस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, हम किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारा एक ही होता है, वो होता है स्विच केस। स्विच केस को आपको याद रखना है। स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, या एक ही ऑप्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे का मतलब कितने भी हो सकते हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है या एक ही ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये हमारे सामने एक नई समस्या आ गई ना, कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें सिर्फ एक को एग्जीक्यूट कराना है, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। वहाँ पर हम कंडीशन चेक करके तब एग्जीक्यूट करा रहे थे। यहाँ पे पता है कि बहुत सारी कंडीशन हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, वहाँ पर 2 कंडीशन भी ट्रू हो सकती थी, जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन ट्रू होगी, 2 कंडीशन भी ट्रू हो सकती है एक प्रोग्राम के अंदर। जैसे आप लोग जब लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक पर तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेक होते हैं, तो 2 कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है ना। यदि दोनों ट्रू होगी, आपका यूजर नेम भी सही होगा, आपका पासवर्ड भी सही होगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इफ एल्स वहाँ पर काम करते हैं, इफ स्टेटमेंट वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक को ही चुनना है, एक से ज़्यादा को नहीं चुनना। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे स्विच केस। अब ये स्विच केस किस प्रकार से काम करता है, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझेंगे। चलिए इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्विच। अब इफ़ नहीं आएगा क्योंकि इफ एल्स अलग थे। अब स्विच केस है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है, अब डिसीजन स्टेटमेंट नहीं है। तो समझते हैं स्विच केस को। स्विच केस किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले लिखा जाएगा स्विच और उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स जहाँ पर आपको स्विच करना है, यानी जो ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके बाद नीचे बनाएंगे हम केस। ये देखेंगे आप, ये केस 1 है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटमेंट लिखा जाएगा। यदि आपका ये वाला केस है तो इसके अंदर क्या प्रिंट होना है, और उसके बाद ब्रेक, यानी आगे नहीं जाना। जैसे ही आपको आपका ऑप्शन मिले उसके बाद आगे नहीं जाना, वहीं पे रुक जाना है। यानी आप जिस प्रकार से आप कुछ चीज़, आप नेट पे कोई चीज़ खोज रहे हैं, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, क्या आप उससे आगे भी जाते हैं क्या? या बाजार में आप कोई चीज़ लेने के लिए गए, जैसे ही आपको वो वस्तु मिली, क्या आप उसके बाद भी खोजते रहते हैं उसको? रुक जाते हैं ना। तो सेम कंडीशन आपकी स्विच केस में होगी कि जैसे ही आपको वो ऑप्शन मिलेगा, आपको आगे नहीं जाना, आपको ब्रेक लगा देना है, आपको वहीं पे रुक जाना है। ये केस ही आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, यानी जितने हम केस बनाएंगे उतने ही ऑप्शन होंगे, या कह सकते हैं कि जितने ऑप्शन उतने हमें केस बनाने पड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। साइड में प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना, और इन 7 दिन में से हमको सिर्फ एक दिन चॉइस करना है। 7 दिनों में से केवल एक दिन को ही चूज करना है, एक दिन को ही एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं कंप्यूटर से पूछूं कि बताइए 5वां दिन कौन सा है, या 6वां दिन कौन सा है, या 7वां दिन कौन सा है, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर जंप करेगा। और जैसे ही उसे 5वां या 6वां केस मिल जाएगा, जोन सा भी केस हमने पूछा है, जैसे ही वो उसको मिलेगा वो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं देखेगा कि आगे भी कुछ है या नहीं है, वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे ब्रेक लगा देगा। इस प्रकार से हमारा स्विच केस कार्य करता है। देखते हैं, साइड में आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है इंटीजर, जिसकी और वेरिएबल क्या बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है डे नंबर। आपको डालना है डे नंबर। डे नंबर आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 डाल रखा है। ठीक, अब नीचे हमने प्रिंट एक मैसेज दिया, एंटर ए डे नंबर। आपको स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर ए डे नंबर, आप वहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 या कुछ भी, जो भी आप डालना चाहें, उस नंबर को आप डालेंगे। उस नंबर को स्कैन कर लिया जाएगा। स्कैन करने के बाद
आपके स्विच के अंदर देखो, यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, स्विच के अंदर यहाँ पर था ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है आपका। यहाँ पर क्या आएगा आपका डे नंबर, यानी जो भी आप डे नंबर डालेंगे 1 2 3 4 जो भी आप डालना चाहेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हर एक केस के ऊपर वो चेक होगा कि क्या कौन सा केस है, वो कौन सा नंबर आपने डाला। सपोज करिए आपने यहाँ पर डाला 3, तो यहाँ पर देखेंगे केस 1 नहीं है 3, केस 2 नहीं है, केस 3 ये मिल गया 3 यहाँ पर। तो जैसे ही 3 मिलेगा उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर का जो ये लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है वेडनेसडे। वेडनेसडे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, यानी आपको पता लग जाएगा कि तीसरा दिन कौन सा है। और उसके बाद क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा, आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया, अब आपको आगे नहीं जाना है। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, यदि कोई यूजर, क्योंकि सप्ताह के दिन 7 होते हैं, यदि कोई यूजर वैल्यू टाइप कर दे 8 कि 8वां दिन बताइए, या कोई यूजर टाइप कर दे 9 कि 9वां दिन बताइए, सप्ताह में 9 दिन तो होते नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट के अंदर, यानी जब कोई ऐसी वैल्यू आए जो केस पहले से उसके अंदर है नहीं, केवल वहाँ पर 7 ही केस बने हुए हैं, 8वां केस कोई है ही नहीं या 9वां केस कोई है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका डिफ़ॉल्ट चलेगा। और डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो नंबर डाला है वो आपका इनकरेक्ट है, वो आपका गलत है, आप सही नंबर को डालिए। यानी यदि आप कुछ गलती भी करते हैं तो भी कंप्यूटर आपको बताता है, ऐसा नहीं कि वो चुप रहेगा। आपने गलती कर दी तो ऐसा नहीं कि वो आपको कोई मैसेज नहीं देगा। अगर आपने गलती की है तो आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपने कोई भी गलत नंबर डाल दिया है, कोई भी गलत नंबर वहाँ पर पुट कर दिया है। क्योंकि यदि वो नहीं बताएगा, यदि कंप्यूटर आपके द्वारा डाली हुई गलत वैल्यू को नहीं बताएगा, आपको कोई मैसेज नहीं देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग सोचते रहेंगे कि पता नहीं अभी अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, नंबर चेक हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया है इसलिए गया है कि आपके टाइम को बचाया जा सके, आपके कार्य को शुद्धतापूर्वक प्योरिटी के साथ कम समय में जल्दी से जल्दी एक्यूरेट किया जा सके, इसलिए कंप्यूटर को बनाया गया है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जितने भी आपको टॉपिक्स कराए हैं वो सब समझ में आए होंगे। बाकी बच गए आपके इस पार्ट के आगे, इस पार्ट में आगे है लूप वगैरह हम आपके नेक्स्ट क्लास में यानी कल करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।